दोस्तों नमस्कार। द न्यू लिम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं हूं सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में। ये दफ्तर लगातार पूरे वाम आंदोलन और जो वामपंथी पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ रही हैं, हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, वामपंथ के आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, कैसे कैंपेन डिजाइन किया जा रहा है, किस तरह से पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया पर उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। हम ये सब बात जानेंगे। आज हमारे साथ हैं इस सीपीआई के 3 प्रमुख शख्सियत। हमारे साथ हैं रविन्द्रनाथ राय, जो सीपीआई के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सीपीआई से जुड़ी संस्था केदारदास श्रम एवं समाज अध्ययन संस्थान के अशोक कुमार सिन्हा, और साथ ही है एक अनूठी शख्सियत राकेश कुमुद। राकेश इस पूरे सीपीआई के सोशल मीडिया कैंपेन के प्रभारी हैं। वो किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, किन रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे वाम जो प्रतिरोध की संस्कृति का एक प्रतीक रहा है, कैसे दूसरे दलों से, राजद और कांग्रेस से इनका कैंपेन अलग है, ये सारी बातें जानने समझने की कोशिश करेंगे। सीपीआई इस चुनाव में खुद को कहाँ पाती है और पूरे देश में अभी सीपीआई के लेफ्ट को लेकर एक उत्साह का माहौल है, और ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन के पक्ष में जो हवा बही है उसमें एक प्रधान और निर्णायक भूमिका लेफ्ट की भी रही। निश्चित तौर पर सीपीआई और लेफ्ट की भूमिका इस बिहार के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका अदा करेगी। हम कहाँ पाते हैं अपने आप को? हम अपनी राजनीतिक जिम्मेवारियों को एज ए लेफ्ट समझते हैं, और देश को और हमारे राज्य को जिन ताकतों से खतरा है, वही ताकतें आज हमारी देश और राज्य की सत्ता पर बैठे हुए हैं। हम केवल सांप्रदायिकता की बात नहीं करते हैं। पूरे देश और राज्य के तमाम संसाधनों को जो लगातार बेचा जा रहा है, इन संसाधनों को बेचे जाने से रोके जाने के लिए लेफ्ट पहले भी आंदोलन किया है। आज भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि इस सरकार को बर्खास्त करके जो तबाही की मंजर से हमारा राज्य गुजर रहा है, पहले तो इंडस्ट्रीज़ को इसने बेचा। आज स्थिति ये है कि जो बचे खुचे हुए जो हमारा खेती का सेक्टर है, जो हमारे उत्पादन का या रोज़गार के जो साधन है, इस सेक्टर के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा मौजूद हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जो थोड़े बहुत रोज़गार बिहार के लोगों को मिलता था, वो रोज़गार भी छीनने के कगार पर पहुंचा हुआ है। इसलिए सीपीआई इस बात की चिंता किए बगैर कि इस चुनाव के अंदर में हमें कितने सीट मिलते हैं, लेफ्ट को कितने सीट मिलते हैं, हमारी जो राजनीतिक जिम्मेवारी थी इस सांप्रदायिक गैर लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के लिए, इसने हमने इनिशिएटिव लिया। लेफ्ट पार्टियों के साथ दूसरी डेमोक्रेटिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को भी इकट्ठा करने की हमने कोशिश की। मुकम्मल गठबंधन हम जैसा चाहते थे उस ढंग से तो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी लेफ्ट के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, इश्यूज क्या है लेफ्ट के, जो आपको लगता है कि इसे महागठबंधन के बाकी दलों से भिन्न बना दे? हमारा अगर कोई मुख्य इशू अभी भी है तो हम 3 बातों पर केंद्रित कर रहे हैं और करना चाहते हैं अपने इशू को, और वही इशू है भी, वो जनता का इशू है, वो कोई लेफ्ट का इशू नहीं है। वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमारी अपनी एक स्पष्ट समझ है। मैं समाजवादी व्यवस्था की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो इसी व्यवस्था के अंदर में जो शिक्षा में बेहतरी हो सकती है, उसका रिकमेंडेशन सरकार के विभिन्न आयोगों के बनाए हुए रिकमेंडेशन में मौजूद है। हमारा जोर होगा, गठबंधन की सरकार जब आएगी तो हमारा जोर होगा, हमारी जितनी ताकत होगी हम पूरी ताकत लगाएंगे कि कोठारी कमीशन के उस रिकमेंडेशन को खास करके लागू किया जाए, जो बाद में चल करके जिस कमीशन के बारे में उन लोगों ने कहा था, कोठारी कमीशन ने जो कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की थी, मेनली हम कॉमन स्कूल सिस्टम का लागू करेंगे। हेल्थ के फील्ड में हमारी अपनी योजना है, और इन दोनों के माध्यम से हम रोज़गार भी सृजित करेंगे। रोज़गार नए सृजित करने के कई तरीके हमारे पास हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे कॉन्क्रीट फॉर्म में भी लाएंगे। अभी शॉर्ट मुद्दा नहीं बता सकेंगे।
आप केदार दास आश्रम एवं समाज अध्ययन संस्थान के और यहाँ एक प्रमुख वामपंथी बुद्धिजीवी भी माने जाते हैं। एक वाम के पर्सपेक्टिव से, लेफ्ट नज़रिए से देखा जाए तो ये चुनाव क्या उसके लिए मतलब रखता है? लेफ्ट के लिए जो उसके आइडियोलॉजिकल, जो वैचारिक उसके हित है, उसको आगे बढ़ाने में ये चुनाव कितनी दूर तक आगे हो पाएगा? अनीश जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस चुनाव में वाम जो है वह महागठबंधन की नाव में सुरक्षित है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर संसदीय गणित के हिसाब से देखें तो वाम शायद लाभ की स्थिति में है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि वैचारिक दृष्टिकोण से वामपंथ के लिए यह कितने फायदे का या रणनीतिक रूप से वह कितना लाभकारी होगा वैचारिक रूप से, इस पर मुझे संदेह है। संदेह यह है कि सीट की संख्या में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन जिस प्रकार से वामपंथी दलों का चुनाव प्रचार हो रहा है, मैं पटना में दीघा में रहता हूँ। दीघा में जो कैंडिडेट हैं वामपंथ की जो कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, मैं उनके चुनाव प्रचार को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मुझे उसमें लगता है कि पूरा भरोसा गठबंधन में जो संख्या का बल है उस पर है, और उनकी अपनी राजनीति कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। बल्कि मैं उससे आगे बढ़कर कहूँगा कि संसदीय राजनीति के जो बुर्जुआ तर्क हैं, जो बुर्जुआ रणनीति है, जो बुर्जुआ गणित है, वह वामपंथ पर हावी होता जा रहा है। निश्चित रूप से वाम नेतृत्व को इस स्थिति को गंभीरता से देखने की ज़रूरत है और बदलाव की राजनीति में यह जो विचलन हो रहा है उसे तत्काल रोकने की ज़रूरत है। लेकिन आप जैसा कि अभी रविन्द्रनाथ राय जी बता रहे, थोड़े आइडियलिस्ट नहीं हो रहे कि अभी जो माहौल है, जो परिस्थिति है, एक जो भारतीय जनता पार्टी को हटाने का जो इतना बड़ा लक्ष्य है, उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा आइडियलिस्ट पोजीशन आप ले रहे हैं? नहीं, आइडियलिस्ट पोजीशन में नहीं ले रहा हूँ। मैं भी मानता हूँ कि आज के डेट पर भारत में, बिहार में, पूरे देश में और समाज में जो जनतांत्रिक अवसर है, स्पेस, जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, उसको बचाने की ज़रूरत है। इस मायने में गठबंधन और उस गठबंधन के भीतर वामपंथ की उपस्थिति मतलब जनता के लिए शुभ है। लेकिन अगर वामपंथ अपने वैचारिक स्थिति से विचलन की स्थिति में आ जाए तो यह वामपंथ के भविष्य के लिए और स्वयं इस देश में लोकतंत्र और देश की खुशहाली, जनता की खुशहाली के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। हम राजनीति सिर्फ 8-7 नवंबर 2020 तक के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा आना जाना होगा, वामपंथी पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, इकट्ठी होंगी, विघटित होंगी, लेकिन यह देश, इस देश की राजनीति और इस देश में जो वामपंथ की राजनीति है वह आगे रहनी है और इसके लिए इस विचलन से बचने की ज़रूरत है। राकेश, आप ये बताएं कि आप एक आर्टिस्ट भी रहे हैं, आप सीपीआई का पूरा लेफ्ट का पूरा कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट का जो कैंपेन है, इसके जो इमेजेस का इस्तेमाल है, जो आप इसमें कहें कि जो कलर स्कीम है, वो कैसे बुर्जुआ पार्टियों से या बाकी पार्टियों से भिन्न रखती है, और क्या वैसी रणनीति है जो खुद को लेफ्ट की तरह लगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जब हम चुनाव के बीच में हैं और पूरा कैंपेन का एक स्वरूप देख रहे हैं ना, जो आज जो स्वरूप देख रहे हैं, उसके पीछे मतलब थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है कि सरकार के खिलाफ जो इतना गुस्सा है और लोगों में जो आक्रोश है, युवाओं में खास करके, उसके पीछे जो लॉकडाउन का पीरियड है या उससे भी पीछे चला है, जो वहाँ से वो जो एक कैंपेन का असर है वो जनता में बात गई है। चाहे वो विपक्ष में रहने वाली किसी भी पार्टी का कैंपेन आप देख लें तो उसमें जाएगी। उसमें सीपीआई का भी अपना एक स्थान है और बाकी जो वाम पार्टियां हैं उनका भी एक नैरेटिव जनता में गया है। भले ही हमारे पास संसाधन कम हैं, छोटे संसाधन हैं, लेकिन उस हिसाब से हम अपना मेहनत कर रहे हैं और लोगों को अब दिखने लगा है कि हम भी जो कैंपेन के नए नए जो तरीके हैं जो चल रहे हैं उसका वो मतलब कैंपेन का वो जो मॉडल है अब
उस पे बात हो सकती है अलग से कि वो मतलब क्या है, जिसको हम ये भी कह रहे हैं कि वो एक बुर्जुआ कल्चर है, कैंपेन का तरीका है। लेकिन एक ये भी सच्चाई है उसकी कि मतलब वो समाज में एग्जिस्ट कर रहा है, वो पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। भले ही उसमें आपके तरीके अपने होंगे, बातें आपकी अपनी होगी, डिज़ाइन आपका अपना होगा, लेकिन वो जो मीडियम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो साइंस है, उसमें आपको जाना पड़ेगा, मेरा ये मान लीजिए कि लेफ्ट के साथ एक प्रोटेस्ट की, प्रतिरोध की संस्कृति रही, प्रोटेस्ट का कल्चर था। हाँ। लेकिन जैसे महागठबंधन में राजद है, कांग्रेस है, हाँ। वो उस तरीके से प्रोटेस्ट की संस्कृति का हिस्सा नहीं रही। हाँ। तो जब भी आप कैंपेन अपना डिजाइन करते हैं, हाँ। तो लेफ्ट की ये जो रवायत है हाँ। प्रोटेस्ट का, उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं? हाँ, उसके लिए मतलब जब आप उसको मतलब एक विजुअल फॉर्म में जब कभी भी आप सोचते हैं ना, तो उसमें आप उसका दो पक्ष होता है। एक डिज़ाइन पक्ष होता है, दूसरा उसमें कंटेंट क्या है, बातें क्या हैं, उसका लिटरेचर, जो लिटरेरी पार्ट है वो होता है। तो उसमें दोनों स्तर पे हमें काम करना पड़ता है। हम देखते हैं कि जब हम कलर के बारे में सोचते हैं तो कलर के बारे में यही सोचते हैं कि एक जो लड़ाई का अपना जो एक पारंपरिक रंग रहा है वो रंग रहता है, और जो भी उसका नया नया जो डिज़ाइन का फॉर्म है उसको हम अपने काम में यूज करते हैं। प्रोटेस्ट का जो लेफ्ट का एक पारंपरिक हाँ, रंगों का एक प्रतीक रहा है, प्रतीक। हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कैसे उसको मिलाने की कोशिश करते हैं? वही है कि सिर्फ आप मतलब कुछ जो उसके जो अपने सिंबल्स हैं, जो कलर है, उसमें और भी चीज़ें मिलानी पड़ती है हमें, और तब जाकर के हम पाते हैं कि एक ये आज के जो मॉडर्न जो डिज़ाइन है उसका भी एक अपना स्टैंडर्ड है, उसको भी हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें एक समस्या आती है कि जब इलेक्शन कैंपेन जैसे दौर में, जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कैंपेन में, हमारे इतने सारे कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट है, तो उनके लिए हमें कंटेंट जनरेट करना पड़ता है। तो हो सकता है कि क्वांटिटी के चक्कर में कहीं हम क्वालिटी लूज कर जाते हो, लेकिन चीज़ें जा रही है धीरे धीरे। हाँ, मिनिमम स्टैंडर्ड की जो एक पोस्टर का कॉन्सेप्ट है कि पोस्टर कोई देखे और देखते ही समझ जाए बातों को, उसको 10 मिनट समय देकर के नहीं समझना पड़े। ये सब जो कुछ उसका बेसिक्स जो है पोस्टर का, वो तो रखना पड़ेगा। शब्दों का जो एक बेसिक्स है कि हम बहुत ज़्यादा इस समय लिरिकल नहीं हो सकते हैं, हमें सीधा सीधा बात रखना है अपनी, कि हम वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो हम सीधा लिखते हैं कि यहाँ पे बटन दबा करके, हंसुआ बाइल पर बटन दबा करके आप हमारे कैंडिडेट को भारी मतों से बनाएं। उसमें बहुत ज़्यादा हम लिरिकल नहीं हो रहे हैं, तो सीधे सीधे बात में भी हम एकदम जो उसका लिटरेचर का एक फॉर्म रहा है, बहुत ज़्यादा तुकबंदी में नहीं जा करके सीधे सीधे बात कह देना है जनता के बीच में। जैसा कि आपने अभी देखा, राकेश कुमुद ने अपनी बातें की कि वामपंथ के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने प्रचार प्रसार में अपने जो लाल रंग है उसकी पहचान बाकी दलों से कैसे भिन्न, थोड़ी अलग और कैसे रचनात्मक हो सके, ये इसके कैंपेन की, इसके प्रचार प्रसार की सबसे बड़ी चुनौती है। CPI दफ्तर से अनीश अंकुर।